हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन 20 जुलाई से स्टार्ट है। तो उसके फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ामिनेशन होगा क्लास 10th के साइंस का। तो मैं उसका पेपर लेकर के आ चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को यहां से देखिए, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाए तो आप लोग को आसानी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये 10th का साइंस का यहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास 10 साइंस का। और यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं 48 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 21 सब्जेक्टिव रहेंगे। और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ पहला समूह 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और उसके बाद आप लोग को और समूह 2 में जो होगा, जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर करना होगा वो। और यहाँ पे टोटल अंक होते हैं इसमें 80। तो यहाँ से आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। प्रश्न संख्या 1 से 48 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। इनमें से केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आप लोग देखिएगा, इसमें जो दिया गया है ऑप्शन जल है, कांच है, प्लास्टिक है, इससे लेंस बन सकता है लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनेगा। अगला है यहाँ पर है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो जब भी कभी आपको बोले आभासी, सीधा और बड़ा, तो हम लोग को ये जो आंसर होगा हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस या प्रमुख फोकस के बीच। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो किसी बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब यहाँ पे हम लोग को बराबर साइज का जो है यहाँ पे हम लोग को प्रतिबिंब बनाना होगा उत्तल लेंस में, तो फोकस दूरी की जो दुगनी दूरी होगी वहाँ पे हम लोग रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण जो होता है उसमें दोनों का जो है फोकस दूरी नेगेटिव यानी माइनस में होता है। अगला है, किसी दर्पण से आप चाहे जितने भी दूरी खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। जब सीधा प्रतिबिंब का अगर बात करें तो ये या तो समतल में संभव है या तो उत्तल में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने अगर बात करेगा, हेडलाइट का बात कर रहा है, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है। अगला यहाँ पर +2D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला है, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में। अगला यहाँ पर है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो V/U के। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हमेशा होगा आपका काल्पनिक। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर बात किया जाए तो हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ये होता है आपका किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक की बात किया जाए तो ये होता है sin I/sin R। अगला हम लोग देखेंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक और उल्टा। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो बड़ा जब भी अवतल दर्पण में बनेगा तो वो फोकस के अंदर होना चाहिए, तभी हो सकता है। अगला है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा, यानी 1D। अगला है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन आपको सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2PbO + C एरो 2Pb + CO2। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है ये टूट रहा है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, निम्न अभिक्रियाओं में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे O3 इसके साथ एल्युमिनियम के साथ आ गया, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। अगला हम लोग देखेंगे तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो pH मान संभव होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी विलयन है
जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो वो हमेशा क्षारक होगा, और क्षारक का जो होता है पीएच वैल्यू वो 7 से अधिक होता है। अगला है यहाँ पर है उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। अगला है क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन समीकरण असंतुलित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असंतुलित, बाकी सब आपको जो दिया गया है वो सभी का सभी संतुलित है। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है, 24वां नंबर, यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो लवण की बात किया जाए तो सोडियम क्लोराइड इसमें लवण है, बाकी यहाँ पे KOH और NaOH क्षारक है और HCl अम्ल है। अगला यहाँ पर है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है आपका ऑक्सीकरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, यानी O2 हो जाएगा इसका ऑक्सीकारक। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हमेशा समीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला है पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो KClO3। अगला है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो ये होती है आपका उष्माक्षेपी। अगला है Zn+H2SO4 एरो ZnSO4+H2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये है आप लोग का उभय विस्थापन, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे C+O2 एरो CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है आपका संयोजन अभिक्रिया। अगला है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो किससे, तो उत्सर्जन से। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यह है आपका जल का परिवहन से। अगला हम लोग देखेंगे तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी इसमें से हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए। अगला है यहाँ पर पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है तथा यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है मानव में डायलिसिस की थैली कौन कहलाती है, तो नेफ्रॉन। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे, तो वर्णी लवक में। अगला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे आपका कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है। अगला यहाँ पर है मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो 4 विश्व में पाए जाते हैं, यानी 4 खंड होते हैं। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, तो क्लोरोफिल हमेशा हरे रंग का होता है। अगला है निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो इसमें अगर बात करिएगा तो वृक्क ही एक उत्सर्जी अंग है। अगला है कूटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा में। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन याद रखिएगा हमेशा H2O से बाहर निकलता है, जो कि आप लोग को इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जनन, श्वसन, पोषण सभी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका अग्नाशय रस में। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में। तो ये आप लोग के लिए था वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।